स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान खान। आज फिर नए वीडियो के साथ में आज हम बात करने वाले हैं रदरफोर्ड के जो अनुप्रयोग यानी कि जो एप्लीकेशन चल रहे थे उनमें अगला जो एप्लीकेशन था रदरफोर्ड का जो अनुप्रयोग था वो था आइसोडाइफर्स। इससे पहले हम समस्थानिकों के बारे में पढ़ चुके हैं, समभारिक श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं और सम न्यूट्रॉनिक की श्रेणी के बारे में पढ़ चुके हैं और सम इलेक्ट्रॉनीय श्रेणी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा जो बिंदु है वो है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स भी परमाणु की एक श्रेणी होती है। क्या होते हैं आइसोडाइफर्स? वह श्रेणी होती है जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान हो, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान हो यानी इक्वल हो। यहां हम देख रहे हैं इसका जो एग्जांपल है वो हम देख रहे हैं, इसका जो एग्जांपल है यूरेनियम 92-235 यानी यूरेनियम 92-235 जो है इसका एग्जांपल है थोरियम 90-231। अगर इन दोनों परमाणुओं में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर जो है वो अगर समान है तो इसे हम कहेंगे आइसोडाइफर्स श्रेणी। ठीक है, हम देखते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, ये हम पहले बता चुके हैं कि अगर परमाणु भार में से द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर दिया जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से तो द्रव्यमान संख्या यूरेनियम की 235 है, इसका जो प्रोटॉनों की संख्या है वो 92 है। इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए 235 में से 92 को लेस कर देंगे अपन, तो ये आ जाएगा 143 यानी 143 आ जाएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी, न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई। अब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है न्यूट्रॉनों की संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर देंगे। देखिए हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आई थी 143, इसमें से 92 यानी कि 92 को लेस कर देंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर जो है 51 आ जाएगा हमारा। सेम इसी तरीके से थोरियम में देखते हैं 90-231। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमने पहले फॉर्मूला जो है हम बता चुके हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या को लेस कर देते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 231 माइनस 90 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई यहाँ 141। अब हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर निकाल रहे हैं, 141 में से 90 को लेस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 51। देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर हमारा सेम आ गया है बिल्कुल भी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर अगर समान है तो उसे कहते हैं हम आइसोडाइफर्स श्रेणी। तो ये हमारे रदरफोर्ड के अनुप्रयोग से परमाणुओं का जो संगठन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके आधार पर हमने कई श्रेणियां पढ़ी, जैसे हमने समस्थानिक पढ़ा, उसके बाद समभारिक पढ़ा, उसके बाद हमने सम इलेक्ट्रॉनीय पढ़ा, सम न्यूट्रॉनिक पढ़ा, उसके बाद हमने आइसोडाइफर्स पढ़ा। इनमें विभिन्न परमाणुओं का जो संगठन है वो हमने निकाला रदरफोर्ड के सिद्धांत से। रदरफोर्ड अब हम पढ़ने वाले हैं बोर का सिद्धांत। देखिए बोर का सिद्धांत समझने से पहले एक बार जो थॉमसन और रदरफोर्ड की जो कमियां उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए थॉमसन ने कहा था कि जो धनावेश होता है वो सभी जगह फैला होता है, तो रदरफोर्ड ने उनके सिद्धांत का खंडन कर दिया यानी कि उसके सिद्धांत को फेल कर दिया और रदरफोर्ड ने बताया कि जो धनावेश होता है वो बिल्कुल बीच में होता है, सभी जगह फैला नहीं होता है। तो ऐसे ही रदरफोर्ड के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और जो धनावेश होता है वो बीच में होता है। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें रदरफोर्ड फेल हो जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने बताया था रदरफोर्ड ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। देखिए फिर से समझिए, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उससे पहले उसको समझने के लिए कैसे लगाते हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, लगातार वो चक्कर कैसे लगाते रहते हैं, ये रदरफोर्ड ने नहीं बताया था। तो आगे हम बोर का सिद्धांत से समझेंगे कि कैसे चक्कर लगाते रहते हैं लगातार, लेकिन उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल। छोटा सा एक बिंदु है मैक्सवेल, छोटा सा एक पॉइंट है मैक्सवेल का सिद्धांत। जो मैक्सवेल का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी जो स्पीशीज होती है जिस पर चार्ज होता है, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो, अगर कोई भी चार्जेबल स्पीशीज है
जिस पर चार्ज होता है वो अगर गति करती है, वृत्ताकार मार्ग में सर्किल में चक्कर लगाती है, तो उससे ऊर्जा निकलेगी, और ऊर्जा निकलेगी तो लगातार अगर ऊर्जा निकलेगी तो खत्म भी होगी। वैसे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये रदरफोर्ड ने कहा था। तो मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्जेबल स्पीशीज है, चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, अगर वो लगातार चक्कर लगाएगा तो उससे ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी तो उसका जो सर्किल है वो छोटा होता जाएगा। अगर सर्किल छोटा होता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्ट में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। देखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने कहा था कि कोई भी चार्जेबल स्पीशीज जब चक्कर लगाती है नाभिक के चारों ओर तो उससे ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा निकलेगी तो उसका जो वे है, जो सर्किल है वो छोटा होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन लास्ट में जो है वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है, ये बताया था किसने? बोर ने। वो क्यों नहीं गिरता है वो बोर ने बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में इसलिए नहीं गिरता है कि जितनी ऊर्जा का, देखिए फिर से समझिए, यहां पर नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, ना तो वो गेन करता है, ना ही वो रिलीज करता है। अगर गेन करेगा तो फिर से समझिए, देखिए अगर ऊर्जा निकलेगी तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और अगर गेन करेगा तो न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो न तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा लेता है, ठीक है, ना तो लेता है ना ही वो देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूअस न्यूक्लियस के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है सर्किल में, ठीक है। तो बोर का जो सिद्धांत है वो हम उसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर जिन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाता है, जो सर्किल में चक्कर लगाता है, उन्हें कोष कहते हैं, यानी सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सेल, ठीक है, कोष कहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोष के अंदर उपकोष होते हैं, उपकोष के अंदर क्या होते हैं? कक्षक होते हैं, कक्षक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए फिर से समझिए, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाता है उनको बोर ने कोष नाम दिया था, यानी कि सेल नाम दिया था। और परमाणु में, एटम में 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोष हो सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक कोष हो सकते हैं। लेकिन देखिए फिर समझिए, बोर के अनुसार परमाणु में 1 से लेकर अनंत तक कोष हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं कोषों में चक्कर लगाते हैं जिनमें उसका जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो mvr, m है मास इलेक्ट्रॉन का, v या वेलोसिटी यानी वेग है, r यानी रेडियस है, और n यानी नंबर ऑफ सेल यानी कोषों की संख्या है, और h है प्लैंक कांस्टेंट। इसका जो वैल्यू है वो इनकी वैल्यू के इक्वल होगी, तभी वो एक सर्किल में मूवमेंट कर पाएगा इलेक्ट्रॉन। देखिए सेल तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल में चक्कर लगाता है जिनके लिए उनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इसके इक्वल होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? mvr इक्वल टू nh/2π होना चाहिए। उन्हीं सर्किल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों लगातार जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। कैसे लगातार चक्कर लगाता रहता है? ठीक है, क्योंकि ना तो वो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा वो देता है, ठीक है, ना तो लेता है ना ही ऊर्जा देता है, इसलिए कंटिन्यूअस जो है एक सर्किल में वो चक्कर लगाता रहता है। तीसरा जो पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर से समझिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और उच्च से निम्न में आता है, यानी कि हाई से लो वाले सेल में आता है तो ऊर्जा का एक्सेप्शन करता है, यानी उत्सर्जन करता है, बाहर निकालता है ऊर्जा को। और चौथा जो पॉइंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के निम्न से उच्च में जाने पर या उच्च से निम्न में आने पर एक इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण में कुल ऊर्जा का जो मान अवशोषित की गई ऊर्जा और उत्सर्जित की गई ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा E इक्वल टू होता है E2 माइनस E1। E2 क्या है? यहाँ पर उच्च ऊर्जा स्तर,
और E1 क्या है, निम्न ऊर्जा स्तर। तो इलेक्ट्रॉन अगर उच्च से निम्न में आएगा तो उच्च वाली ऊर्जा में से निम्न वाली ऊर्जा को लेस कर देंगे, अंतर आ जाएगा डेल्टा E। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था बोर का सिद्धांत। फिर से समझेंगे। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर देखो चक्कर लगाता है, लेकिन क्यों लगाता है ये नहीं बता पाया था। लगातार कैसे लगाता रहता है चक्कर, तो बोर ने बताया कि वो ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है और ना ही ऊर्जा देता है, ना तो ग्रहण करता है, ना तो लेता है और ना ही देता है। इसलिए कंटिन्यूअस जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये बताया था बोर ने। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे का जो पॉइंट है, उसके जो एप्लीकेशन है वो हम अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है।